हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपके वन वर्ड हो सकता है, फिलअप हो सकता है और ट्रू फॉल्स हो सकता है या चूज़ द करेक्ट हो सकता है। मतलब एक विकल्प में उत्तर हो सकते हैं, खालिस्तान हो सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर हो सकते हैं और सत्य सत्य, सब इन्हीं से बनने वाले हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें एमपी बोर्ड 2025 का, उसमें यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरे कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। क्वेश्चन में भी आपको बहुत इजी फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और दूसरा, पूरे ऑब्जेक्टिव इन्हीं से बनेंगे, तो हम उनको पढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, मतलब गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं। तो गणितज्ञों का राजकुमार इस तरह से आ सकता है, तो आपका है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। मतलब कार्ल फ्रेडरिक गॉस को हम क्या बोलते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो यह वन वर्ड वगैरह में आता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम the order in which the prime factors occur। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, मतलब कोई भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। जैसे कि मान लीजिए आपने 30 मान लिया, 30 आपका क्या हो गया बच्चों, भाज्य संख्या हो गई। अब आप इसको तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे तो या तो ऐसे तोड़ेंगे 15 बार, 15 बार, और फिर 3 से करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब आपने 30 को तोड़ दिया कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपने देखा, हमने 30 को क्या करा, यह प्राइम कंपोजिट नंबर था, मतलब भाज्य संख्या थी, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर दिया। और दूसरा, यह जो है 2 से डिवाइड करा, फिर 3 आया, फिर 3 से डिवाइड करा, 5 आया। अच्छा, इनका क्रम चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि आप 5 से पहले डिवाइड कर दें, तो फिर आपको 5 के बाद 3 से डिवाइड या 2 से करना पड़ेगा, और यदि 5 और 3 इनसे कर दिया तो फिर 2 से करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये 5, 3, 2 जो हैं यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, मतलब इनके अलावा आप दूसरे नंबर से इसका डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नंबर यदि आप इनको फैक्टराइज करेंगे, मतलब 30 को फैक्टराइज करेंगे तो यही नंबर आएंगे। हालांकि इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, इनमें किसी को भी पहले आप भाग लगा दें, फिर उसके बाद दूसरा नंबर का भाग लगा दें, तीसरा, इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्याएं यही रहेंगी, तो यह यूनिक होती हैं। तो यही कहने का मतलब है आधारभूत अनुपात अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन यदि आती है वन वर्ड में तो आपको यह लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे का है कॉन्सेप्ट है बच्चों, इफ़ a and b are two positive integer, then HCF a of a comma b into LCM a comma b equals to ab। मतलब यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो आप का फार्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। अब यदि एचसीएफ का मान चाहिए तो एलसीएम को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो एचसीएफ का वैल्यू निकल जाएगा। और यदि एलसीएम चाहिए तो एचसीएफ को उधर ले जाएंगे, और यदि मान लो हमें एक संख्या चाहिए, ए का मान चाहिए, तो बी को ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे, इसके अपॉन में आ जाएगा। और यदि बी का मान चाहिए तो ए को इधर ले आएंगे। तो हम मतलब ये फार्मूला है, इससे किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब एचसीएफ, एलसीएम और ए और बी दो संख्याएं दी होंगी, और उनका यदि आपको एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकल जाएगा, और यदि एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकल जाएगा। और यदि एचसीएफ, एलसीएम दोनों दिया है और कोई एक संख्या दी है तो आप डिवाइड करके दूसरी संख्या निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों,
अब आगे बात करते हैं। आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रूट पी, रूट टू, रूट पी, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, 1/√2, 5 माइनस रूट थ्री, 3 प्लस 2√2, 1/√2, 7√5, 6 प्लस √2, ETC इत्यादि और इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब बच्चों जिन नंबर्स में अंडर रूट लगा होता है और जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, हम उनको उनके अभाज्य गुणनखंड बनाएं और बाहर निकालने की कोशिश करें और जोड़े ना बने, कुछ ना कुछ अंदर करनी के अंदर बच जाए, मतलब अंडर रूट में बच जाता है, तो उन नंबर्स को, और कुछ पार्ट बाहर आ गया मान लो और नहीं भी आया, तो जो नंबर रूट के अंदर रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं बच्चों। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे रूट पी है, रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फाइव है, इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यह कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरा, यहाँ पर भी अपॉन में रूट टू है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो ये है। अब यहाँ पर फाइव देखो, जिसमें रूट नहीं है और इसमें रूट लगा है, इसमें से इस संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो और यहाँ पर देखो 3 परिमेय संख्या है और जबकि 2√2 अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। 1/√2, 7√5, 6 कहने का मतलब है बच्चों, जो संख्याएं रूट के अंदर हैं और उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी बात, एक संख्या मान लो जिसमें एक में रूट लगा है, एक में एक जो है विदाउट रूट की है, मतलब दो ऐसी संख्याएं, एक में रूट लगा है, एक में नहीं लगा है, तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो भी क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, मतलब इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे यह, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें रूट नहीं लगा है और इसमें लगा है, घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखो यह है, इसमें रूट नहीं लगा है, इसमें लगा है ना, इसमें लगा है और यह है इसके साथ गुणा में है, तो यह पूरी संख्या क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही दो संख्याओं को जोड़ें, गुणा करें, एक संख्या जिसमें करणी लगा है, अंडर रूट लगा है, एक में नहीं लगा है, यदि उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा करा जाए या भाग करा जाए, हमेशा क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर आता है। तो इस तरह से वो आपसे पूछ लेंगे, तो आपको कोई भी नंबर देंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर में एक संख्या में रूट लगा है, एक में नहीं लगा है, तो जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। और यदि कोई रूट के अंदर संख्या है और उसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो वह भी अपरिमेय संख्या होती है। आगे का है कॉन्सेप्ट है बच्चों, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। माना एक पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब है बच्चों, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर, जैसे मान लो 25 है, 25 का स्क्वायर में यदि आप अभाज्य संख्या 5 से भाग लगाना चाहते हैं, 25 के स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है, मतलब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 625 में 5 का भाग चला जाता है 25 बार, तो 100% क्या होगा, यह जो संख्या है ना 25 में भी इस अभाज्य संख्या 5 का भाग चला जाएगा। तो यही कहना है कि ए स्क्वायर में यदि पी से भाग जा रहा है तो 100% ए में भी पी का भाग चला जाएगा, ये कहना है बच्चों। ठीक है, कि मतलब p जो है प्राइम नंबर है और यदि ए स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड होता है। नेक्स्ट है बच्चों 96 और 404 का HCF या डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाते हैं। 96 और 404 का हम HCF निकालते हैं तो 4 आता है बच्चों। अब आपको पता है HCF कैसे निकाला जाता है। 91 और 21 का यदि HCF निकालते हैं तो 7 आता है। 6 और 20 का HCF निकालते हैं तो 2 आता है। तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 96 है, 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा
6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। और फिर 404 को करेंगे तो आपको पता है 2 से करेंगे 202, फिर 2 से करेंगे 101, तो आपको पता है 2 2 जा 4, मतलब 2 यहाँ आ रहे हैं और 2 यहाँ आ रहे हैं, मतलब 2 2 जा 4, 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो HCF क्या होता है 4 ही होता है। ऐसे ही इसको 97, 91 और 21 को जब करेंगे तो 7 का हाईएस्ट नंबर जो है 7, जिसका डिवाइड दोनों में हो जाएगा। ठीक है, आगे 6 और 20 का HCF क्या होगा 2, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 20 भी आता है। ठीक है बच्चों, इसलिए HCF इसका 2 होगा। आगे का कॉन्सेप्ट है बच्चों, इफ़ A इक्वल टू बी क्यू देन B इज़ अ फैक्टर ऑफ A। यह पूछा जाता है A इक्वल टू बी क्यू है तो B और A में क्या रिलेशन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपसे। तो देखिए B क्या है, A का फैक्टर है ना, मतलब A क्या है, B का फैक्टर है। आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं आप मान लीजिए क्या यहाँ पर मान लीजिए 25 में 5 भाग लगाऊं, मान लीजिए, या फिर ऐसा मान लो 30 है, 30 में 6 से भाग लगाऊं तो 5 बार जाएगा। तो आपको पता है 6 क्या है, 6 क्या है, इसका क्या है डिवाइज़र है, मतलब फैक्टर है, ऐसा कह सकते हैं। 6 क्या है, फैक्टर है किसका, 30 का, है ना। ऐसे ही 5 का डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, तो आपको पता है 5 क्या हो जाएगा, इसका मतलब गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही A इक्वल टू बी क्यू है, तो इसका मतलब है B A क्या है, A का क्या है, B फैक्टर है। ऐसे ही Q यदि बात करेंगे तो यह भी फैक्टर होगा, तो B A का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में दिया है बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृत नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है 0 1 2 मतलब 1 2 3 होता है, और होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या ही होती हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट एवरी होल नंबर्स इज नॉट नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, होती है। ठीक है, लेकिन इस प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर करेक्ट है, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स ये करेक्ट नहीं है। सभी जो है इंटीजर जो है पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मतलब इधर से हम इधर जाएंगे तो करेक्ट है, लेकिन अपोजिट चलेंगे तो करेक्ट नहीं है। ऐसे ही एवरी इंटीजर मतलब प्रत्येक पूर्णांक परमेय हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक परमेय मतलब एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। ठीक है, अपोजिट नहीं रहे चलेगा। प्रत्येक एवरी रेशनल नंबर और रियल नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या है। एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर, अपोजिट गलत होगा, है ना। ऐसे ही एवरी रेशनल नंबर और रियल नंबर, और एवरी रियल नंबर और इरेशनल ये भी गलत होगा। और आपको पता है एवरी रियल नंबर रेशनल और इरेशनल सभी मतलब एवरी जो प्रत्येक रियल नंबर रहेगा या तो वह रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल या इरेशनल, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या है परमेय संख्या नहीं हो सकती, या अपरमेय संख्या पूछेगा यह भी सही नहीं है। लेकिन आपसे बोलेंगे वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं, परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। आपको पता है, मैंने अभी समझाया था, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग अंतर। ठीक है, और इसके बाद यदि हम गुणा करें या भाग करें वह भी कैसा आता है बच्चों, क्या आता है मतलब आपका अपरमेय संख्या ही आता है ना। तो 3 + 2√5 5 - √3, देखो ये परमेय मतलब ये कौन सी परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे
तो यह अपरिमेय संख्या ही आएगी। ऐसे ही 5 परिमेय संख्या है, यह माइनस करनी 3 अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को घटा रहे हैं तो यह भी अपरिमेय संख्या आएगी। मतलब मैंने बताया था कि एक में करनी लगी है, एक में नहीं लगी है, दोनों को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आता है। ऐसे ही नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अभी बताया मैंने, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए वह भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे यह 3 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या ही आएगा। 7√5 7 प्लस पाई, पाई क्या होता है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना वो 3.14 होता है और 22/7 लेते हैं ना जो कि परिमेय में आता है, यह इसका लगभग वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, एचसीएफ कहलाता है। जबकि एलसीएम क्या होता है, ये हम सॉल्व करने क्वेश्चन को सॉल्व एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तब इसको इसी क्रम में लिखते हैं बच्चों, इसी कंडीशन से लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। सभी संख्याओं में से प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। हम सभी में क्या करते हैं, सभी सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं कि नहीं एलसीएम में, और एचसीएफ में क्या करते हैं बच्चों, सबसे छोटी जो कॉमन जितनी भी संख्याएं रहेंगी सबका सब में जो भी कॉमन होगा और उस पर सबसे छोटी घात जो होगी उसको एलसीएम में एचसीएफ में लेते हैं। और एलसीएम में क्या लेते हैं, जो जितनी भी संख्याएं हैं भले वह कॉमन है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, सबसे बड़ी बड़ी घातों को लेते हैं बच्चों, उनका गुणा करते हैं तो एलसीएम आता है। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर के आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट होता है बच्चों। इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह और ट्रू फॉल्स सही जोड़ी सब आएंगे बच्चों, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कंप्लीट बेसिक था। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर 2 में। तो बच्चों चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 में देखिए, चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। तो इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहले तो बात करते हैं बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की बात करें तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स a1 a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x से an ax पावर n, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। x देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है और यहाँ पर a1 a0 a1 a2 ये क्या कहलाते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं रियल नंबर। कोई भी संख्याएं हो सकती हैं और जो है ये हर एक पर पावर होती है, डिग्री पावर होती है, और ये कैसी होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक ऐसा व्यंजक जहाँ पर an का वैल्यू 0 ना हो और x में n घात का एक बहुपद कहलाता है यदि, ठीक है, ये वाला पी एक्स इक्वल टू a0 a1x a2 x स्क्वायर डैश डैश an x पावर n। सीधे से शब्दों में कहें बच्चों, जितने भी जहाँ मतलब बहुपद जो है ना, ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ पर an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह 0 हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर हम किसको बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक घात में घात जो है x जो वेरिएबल रहेगा ना, x की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक घात होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और बटे वाली नहीं होनी चाहिए और करनी वाली। जैसे 4x + 2 यह बहुपद है, क्यों, क्योंकि x पे कितने की घात लगी है, 1 की घात लगी, और एक धनात्मक 1 लगा है, धन की 1 है, मतलब यह पॉजिटिव इंटीजर पावर लगी हुई है। यहाँ पर 2y² - 3y + 4 यह भी एक बहुपद है। 5x³ - 4x² + x + -√2। अब देखो रूट लगा है, लेकिन किस पे लगा है,
नंबर पे लगा है, ना कि एक्स पर। जो वेरिएबल होता है उस पर, मतलब चर राशि पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पॉजिटिव पावर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना, वो बटे मटे में नहीं होना चाहिए। इंटीजर का मतलब जानते ही हो आप, 0 पावर हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, ऐसे नंबर की पावर लगी होना चाहिए, उसको बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 7 u की पावर 6 माइनस 3/2, u की पावर 4 प्लस 4u प्लस u माइनस 8, ये भी बहुपद है। क्यों? यहाँ पर बटे में जो लिखा हुआ है ना, डिवाइड में लिखा हुआ, वो 3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, कोफिशिएंट वैल्यू है u की, ठीक है, मतलब अचर राशि, अचर है ये, है ना, संख्यात्मक मान है। संख्या पे करनी लगा हो, बटे में लिखी हो, ऋण घात लगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो वेरिएबल है ना, चर राशि है, उसको देखना है, उस पर कैसी हमेशा धनात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/(x-1) बहुपद नहीं है, क्योंकि यह बटे में है x, है ना। और यहाँ पर करनी x+2, रूट x+2 लिखा है। अब देखो करनी x पे करनी लग गई, इस वजह से यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर 1/(x² + 2x + 3) अपॉन में लिखा है, तो हम इसको रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह दो बहुपदों से मिलके बना है, जिसमें न्यूमरेटर भी एक बहुपद है और नीचे वाला डिनोमिनेटर भी एक बहुपद है। इस वजह से यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद मतलब सिंगल, मतलब टर्म, मतलब सिंगल होता है, जबकि यह क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है, मतलब परमेय व्यंजक है। इसको हम परमेय व्यंजक बोलेंगे, जो दो बहुपदों से मिलके बना होता है, ठीक है। ETC आर नॉट पॉलिनोमियल, बहुपद नहीं है। अब बात कर रहे हैं बच्चों आगे, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या होता है ये? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद होता है। मतलब जो वेरिएबल होगा ना, उस पर हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ax + b, यहाँ पर लिखा 2x + 3, यहाँ पर लिखा √3x + 5। आपको पता है रूट लगा किस पे है? 3 पे लगा है, इसलिए यह बहुपद है, ना कि x पे। हमें देखना है कि x पर नहीं लगा होना चाहिए, रूट x पर नहीं होना चाहिए। x पर केवल यहाँ पर पावर कितनी लगी है? कुछ नहीं दिखाई दे रही, मतलब 1 दिखाई दे रही है, तो 1 पावर है, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, इस वजह से यह बहुपद है। y + √2, अब यहाँ पर भी रूट किस पे लगा है? 2 पर लगा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बाय पे तो नहीं है ना रूट, इसलिए यह भी बहुपद है ना बच्चों। और इन सब पे कितने की पावर लगी है? 1 की पावर लगी है, इसलिए इनको 1 पावर लगी है। जो वेरिएबल है ना, उस पर 1 की पावर है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? रैखिक बहुपद बोल रहे हैं। और यहाँ पर 3x + 4, 2/3 u + 1, और यहाँ देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? मानक रूप क्या होता है? ax + b। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा वो, या मतलब इस तरह से 1 वर्ड में पूछ लेगा रैखिक बहुपद लिखिए, तो आपको मानक रूप लिखना है ax + b। रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला, तो a और b आपने क्या ले लिए? मतलब एक्स का कोफिशिएंट अचर राशि ले ली, कांस्टेंट टर्म ले लिए ए और बी, और एक्स क्या है? वेरिएबल हो गया, तो ax + b। हाईएस्ट पावर एक्स पे क्या है? 1 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? रैखिक बहुपद बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पे हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बच्चों? हाईएस्ट डिग्री, जिसको हम पावर भी कहते हैं, कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। उसको द्विघात बहुपद या वर्गीय बहुपद कहते हैं हम, है ना। क्या होता है ये? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, और बाइनोमियल भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम बाइनोमियल भी होता है। 2 घात वाला बहुपद द्विघात या वर्ग बहुपद कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? मतलब मानक रूप है 2 घात वाले का, है ना। यहाँ पर लिखा 2x² + 3x + 2/5। आपको पता है यहाँ पर x पे पॉजिटिव इंटीजर पावर लगी हुई है, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक या 2 घात वाला बोल रहे हैं ना। y² - 2, इसमें भी 2 घात लगी है। यहाँ पर 2 - x² + 3√3x, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसलिए ये इन सब में, जैसे u/3 माइनस, अब देखो अपॉन में लिखा है, लेकिन कौन लिखा है? कांस्टेंट लिखा है ना।
अचर राशि लिखी है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल अपॉन में नहीं जाना चाहिए। तो u माइनस 2u² प्लस 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इस वजह से इसमें भी देखो हाईएस्ट पावर 2 है और पॉजिटिव पावर है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। यहाँ पर 4z² अपॉन 1/7 etc, ये सब क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब द्विघात बहुपद हैं। और इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। चैप्टर 2 का ही अगला कॉन्सेप्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल, जिसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। इस पे क्या होता है बच्चों, अधिकतम कितनी घात लगी होती है, 3 घात होती है। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बच्चों, 3 होती है। आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ट्राइनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको, है ना। तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया। तो मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस पर 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्यूबिक या ट्राइनोमियल बोल रहे हैं ना। तो इस पे देखो 2 माइनस एक्स का क्यू, यहाँ पर हाईएस्ट एक्स पे एक्स वेरिएबल है, जिस पे हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों 3 है, इसलिए यहाँ पर यह सिंगल टर्म वाला है। लेकिन यहाँ पर √3 कांस्टेंट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया, मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये क्या है x⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x³ पे पावर कितनी है, मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया किसका, x³ का। ठीक है, ये अचर हो गया और ये क्या है, चर है, और चर पे क्या पावर लगी है 3। तो हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइनोमियल या क्यूबिक बोल रहे हैं। और यह भी देखो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3 है। और ऐसे ही यह इसमें भी 3x² माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 में हाईएस्ट पावर 3 है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक या ट्राइनोमियल, है ना। 3 घात मतलब हाईएस्ट डिग्री यदि 3 है तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों जीरोज़ की, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल इन x एंड k इज़ एनी रियल नंबर देन pk इक्वल्स टू 0, p ऑफ k इक्वल्स टू 0 वेयर k इज कॉल्ड जीरोज़ पॉलिनोमियल। यदि px एक बहुपद है और k एक कोई वास्तविक संख्या है, तब p ऑफ k इक्वल टू 0 है, जहाँ k बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब ये कंडीशन है बच्चों, यदि मान लीजिए कोई बहुपद है, उस पर यदि हमने उसके जो भी जीरोस है उसको यदि हम 0 के इक्वल मतलब उसको पुट करने पर x वेरिएबल की जगह उसको पुट करेंगे और आंसर 0 आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरोस कहते हैं, मतलब शून्यक कहते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू है उसको x की जगह रखेंगे और रखने पर टोटली पूरा जो पॉलिनोमियल है, पूरा बहुपद क्या बन जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, जीरोस। मतलब फिर वो जो संख्या हमने रखी थी, जो वैल्यू रखी थी, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे या जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x आर प्रीसाइसली द x coordinates of the points where the graph of y equals to px intersects the x axis। मतलब यहाँ पर बोला गया है एक बहुपद p ऑफ x के शून्यक उन बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं जहाँ y इक्वल टू px इक्वल टू का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब y इक्वल टू px मतलब कोई बहुपद है, पॉलिनोमियल है, यदि वो x एक्सिस की लाइन को कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, और उसी को हम काउंट करते हैं जीरो से। अब देखो ये जो लाइन है ना y इक्वल टू px, यह क्या हो गया, आपका x एक्सिस की लाइन हो गई है ना। x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ना ये बिल्कुल कहीं भी, तो इसमें जीरोस की संख्या का नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0 है, मतलब शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब आपने देखा ये जो कर्व बना है ना y इक्वल टू px, y इक्वल टू px बोलेंगे इस कर्व को। यह कहाँ कट कर रहा है बच्चों, 2 बिंदुओं पर, इस पर और इस पर कट कर रहा है, तो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यह जो है इस तरह से बनी हुई है लाइन सांप की तरह, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरोस कितने हो जाएंगे, कितनी बार कट कर रहा है,
टच भी कर रहा है ना तो कट माना जाता है, ठीक है। तो यह कट कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, तो इसका मतलब टच कर रहा है मतलब कट कर रहा है, काट रहा है। तो 1 2 3 तीन जगह कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 ग्राफ, ग्राफ कर्व ऑफ, जिसको हम कर्व भी कह सकते हैं, ग्राफ या कर्व ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी बहुपद ए एक्स प्लस बी का ग्राफ या आलेख क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। मतलब आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी का यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है इस तरह की। यह है सीधी रेखा जो बनी है, यह एक घात वाले बहुपद की रेखा है। समझ में आया, मतलब ग्राफ है उसका एक घात वाले बहुपद का, ठीक है। और यदि 2 घात वाला बहुपद रहेगा ना तो उसका चित्र बनेगा कैसा, उसकी फ़ोटो कुछ इस तरह से बनेगी। इसको हम पढ़ते हैं बच्चों इस तरह के, जो यू की तरह दिखाई दे रहा है इसको पढ़ते हैं पैराबोला, ठीक है, परवलय बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। या तो यह ऊपर साइड बनता है या नीचे साइड बनता है, 2 साइड से बनता है। तो जब यहाँ पर लिखा भी है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है, मतलब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ या आलेख क्या होता है बच्चों, पैराबोला होता है, परवलय बोलते हैं इसको। यह ऐसा बनता है, ऊपर अपवर्ड में बनता है या डाउनवर्ड में बनता है, मतलब ऊपर खुला बनेगा या नीचे की ओर खुला रहेगा, ऐसा भी बनता है। अब सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं बच्चों। सम ऑफ जीरोस आपने जानते हो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस, वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जनरली हम इसको इस तरह से बोल देते हैं बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा। मान लो पहले शून्य को आपने अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे शून्य को बीटा बोल दिया, मतलब फर्स्ट जीरोस को आपने अल्फ़ा और दूसरे जीरोस को सेकंड जीरोस को आपने बीटा कंसिडर करा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। तो 2 शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ट्रू फॉल्स वगैरह में या 1 वर्ड वगैरह में, फिलअप वगैरह में आते हैं इस तरह से। अब देखो बच्चों नेक्स्ट 12 है आपका, 12 कॉन्सेप्ट है, ये लिखा हुआ है बच्चों, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, मतलब 2 घात वाले के अधिकतम कितने जीरोस हो सकते हैं, आपको पता है 2 ही होते हैं। मतलब एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि हाईएस्ट पावर उसमें 2 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, मतलब अधिकतम घात क्या है बच्चों उसकी 2 है, इस वजह से उसके 2 ही शून्यक होंगे। मतलब जितनी घात उतने शून्यक, जितनी डिग्री उतने ही शून्यक। और आपको पता है ये क्यूबिक पे कितनी घात रहती, 3 की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, मतलब एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव वगैरह में या ट्रू फॉल्स वगैरह में पूछ सकते हैं, तो ये करेक्ट बात होती है, मतलब जितनी घात उतने शून्यक, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं बच्चों हम थर्ड चैप्टर पे। बच्चों अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अब देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप क्या होता है। ये इस तरह से होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बराबर में क्या लेते हैं 0। यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या है बच्चों, वाई है, यहाँ पर क्या है बाय एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर क्या है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए
बराबर नहीं है 0 और b बराबर नहीं है 0। तो इस तरह से ये मानक रूप आपको लिखने के लिए आ जाएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का मानक रूप क्या है, तो आपको इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर इसका लाइन कैसा बनता बच्चों, इसका आलेख कैसा बनता, एक स्ट्रेट लाइन बनती जो आपको पता है, अभी मैंने बताया भी था कि लीनियर इसकी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। ठीक है, इसका ग्राफ सरल रेखा होगा जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर अचर राशियाँ होती हैं, रियल नंबर होते हैं, और ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना। क्यों? क्योंकि यह ख़त्म हो जाएगा, यह मर जाएगा, और यह मर जाएगा तो एक्स और वाई जब दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी वजह से ही तो एक्स वाई दिख रहा है। यदि यह 0 हो जाएंगे तो यह मर जाएगा, तो फिर यह दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण ही नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है बच्चों, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर लिखा लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब स्ट्रेट लाइन रैखिक समीकरण युग्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का ग्राफ आलेख एक सरल रेखा होता है बच्चों। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है बच्चों, तो मेथड हम देखो मेथड की बात कर रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि या आलेख विधि, और दूसरा क्या होता है अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन विधियां आती हैं वैसे तो, सब्स्टिट्यूशन हो गई, एलिमिनेशन हो गई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, मतलब प्रतिस्थापन और विलोपन और बज्रगुणनखंड। वैसे यह बज्रगुणनखंड विधि को रिड्यूस हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर दो विधि की ही बात करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंडीशन निकल के आती हैं, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है जिसे सार्वहल कहते हैं, और इसमें इसका दूसरा नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंसिस्टेंट, मतलब संगत हल बोलते हैं। या इसमें कैसी होती हैं? लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं बच्चों? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और रेखाएं कुछ इस तरह से होंगी, इस तरह से रेखाएं बनती हैं बच्चों। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस पोजीशन में क्या होता है बच्चों? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होता। इसको हम क्या दूसरा नाम से क्या पुकारते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब असंगत हल भी कहते हैं। और इसमें लाइन कैसी होती है? लाइन्स आर पैरेलल, मतलब समांतर रेखाएं होती हैं बच्चों। मतलब समांतर रेखाएं किस तरह से होंगी? इस तरह से लाइनें बनेंगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से समांतर एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है बच्चों, आगे सी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तीनों यदि बराबर हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, जिसको हम अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। और इसमें क्या होता है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, मतलब आश्रित संगत हल भी कहते हैं। इसमें लाइनें कैसी होंगी बच्चों? इसमें लाइंस को कोइंसाइड होंगी, मतलब संपाती होंगी। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे को ढकेंगी। ठीक है, एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी। इस तरह से हमें समझ में नहीं आएगा कि एक लाइन है कि दो, लेकिन दो लाइनें एक के ऊपर एक रहेंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड होना। ठीक है, लाइंस कैसी होंगी? कोइंसाइड होंगी। अब देखो बच्चों, कुछ ये इनसे रिलेटेड कंडीशन ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ भी लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 का मतलब हल कैसा है? मतलब यूनिक है या अद्वितीय है, मतलब नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कुछ इस तरह से। तो देखिए बच्चों, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है? x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 लिखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू क्या है? a1, इसको मान लेंगे a1 का वैल्यू 1 है और b1 का वैल्यू क्या है?
-2 है और C1 का वैल्यू पता ही नहीं है, 0 है। यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या हो गया 3 और B2 का वैल्यू हो गया 4 और C2 का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, इसको उधर ले जाओ या इस साइड है तो -20 है। अब हम देख रहे हैं कि A1/A2 का मान क्या आया बच्चों 1/3, B1/B2 का मान क्या आया -2/4 और C1/C2 का मान क्या है बच्चों 0/-20। आपको पता है पहला मान दूसरे के बराबर नहीं है, काटोगे तो 1/2 मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर -1/2 है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब कौन सा हल है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इस तरह से आपको बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1x, मतलब देखो x सिंगल लिखा मतलब 1x है, 1x + 2y + 5 = 0। यहाँ पर लिखा है -3x - 6, तो देखो यहाँ पर -1/3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2/6 आ जाएगा। तो आपको पता है 2 एकम 2 2 3 6 और यहाँ पर आ जाएगा = 5/1। तो आपको पता है -1/3 = -1/3 और = 5/3, मतलब 5/1। आपको पता है ये दोनों बराबर मैच कर रहे हैं, पहला मान दूसरे के बराबर मैच कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा हल होगा बच्चों, कोई भी हल नहीं है। इसमें देख लो, इसमें क्या है, ऐसे सवालों में आपको x का वैल्यू देंगे, y का वैल्यू पूछेंगे, तो x का मान यहाँ रखेंगे। x का मान यदि हम यहाँ रखेंगे तो 3 + y = 8 आएगा। y का मान निकालेंगे तो 8 - 3 मतलब 5 आ जाएगा। तो इस तरह y का मान आ गया 5। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, जैसे x + y = 5 है, x का मान 1 है तो y का मान बताओ। तो y का मान x का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान 1 का पक्षांतर कर देंगे फिर, तो y का मान आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम इनके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू क्या आया बच्चों, 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा 5, तो इसका मान 5 आया और इसका मान आया 4। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें से इतने ही क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर 4। बच्चों 4 चैप्टर में ये लिखा हुआ है, 4 चैप्टर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात या वर्ग समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण हाईएस्ट पावर 2 होती है इसमें, और इसके साथ में क्या लेते हैं बच्चों, बराबर में हम 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बराबर में 0 = 0 लेते हैं, तो इसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं। क्योंकि देखो बहुपद में क्या रहता है, समीकरण तो यही रहता है, लेकिन बराबर में 0 नहीं आता और इसमें 0 आ जाता है। तो यहाँ पर आया ax² + bx + c बराबर 0 है, जहाँ a बराबर नहीं है 0। तो मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये मर जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, फिर 2 घात वाला बचेगा ही नहीं, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। हाँ b यदि 0 आ जाए या c 0 हो जाए या दोनों एक साथ 0 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी मान लो ये दोनों मर जाएंगे तो भी ax² रहेगा। ax² का मतलब x² हाईएस्ट पावर 2 है, 2 घात वाला रहेगा ना, इसलिए हम इसको 2 घात वाला बोलेंगे। तो आपको पता है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है या दोनों भी 0 हो सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों आपका सेकंड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, मतलब एक घात वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, ax + b यदि बराबर 0। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, एक घात वाला, क्यों, किससे पहचान है, इस x से है, और x के आगे यदि 0 बैठ गया तो इस x को भी ख़त्म कर देगा, इसलिए a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया, क्योंकि यह मर जाएगा तो फिर यह एक घात वाला बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी x की वजह से ही यह एक घात वाला दिखाई दे रहा हो, और a के सामने यदि x के सामने 0 बैठ गया मतलब वो x को ख़त्म कर देगा, तो फिर एक घात वाला नहीं रहेगा, इसलिए इसका मानक रूप। और इसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, -b/a आ जाएगा। ठीक है, यदि बराबर में 0, x का वैल्यू निकालेंगे, b को पक्षांतर करेंगे, फिर a को भाग में ले जाएंगे तो -b/a बन जाएगा। हाईएस्ट डिग्री या मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ 2, मतलब देखो हाईएस्ट डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब वर्ग समीकरण में अधिकतम कितनी घात होती है बच्चों, 2, सबसे बड़ी घात 2 होती है। तो द्विघात समीकरण, तभी तो वह 2 घात वाला समीकरण कहला रहा है ना, इसलिए एक वर्ग समीकरण
या द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है। आगे मैक्सिमम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको पता है ax स्क्वायर द्विघात समीकरण के जो हैं अधिकतम रूट देखो क्या होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, इस वजह से 2 ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर जो आंसर आते हैं ना बच्चों, उनको हम मूल पढ़ते हैं, जबकि बहुपद में हम मतलब पॉलिनोमियल में हम उनको क्या जीरोस बोलते थे। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट बोले डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मतलब विभक्ति कर का सूत्र। कई बार आ जाता है कि विभक्ति कर का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र होता है बच्चों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बच्चों, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है बच्चों, ये नेचर बताता है, मतलब जो आंसर आने वाले हैं उनका नेचर बताता है किस टाइप का है, मतलब वैल्यू बताता है कि इसकी प्रकृति बताता है कि कैसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ कंडीशन है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है, या हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो आपको पता बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d का यूज कर सकते हैं, तो इसको लिख देंगे हम d ग्रेटर देन 0। तो इस समय क्या होता है बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट होते हैं, मतलब 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब 2 मूल आएंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, रियल रहेंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, मतलब इसको शॉर्ट में लिख देंगे d बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 इक्वल रियल रूट मतलब 2 समान या बराबर वास्तविक मूल होते हैं बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन लिखने के लिए भी आ जाती हैं, और इनसे हम सवाल भी करते हैं बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब d का वैल्यू 0 से छोटा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 से छोटा है, देखो ये 0 की तरफ मुँह करे है ना, तो 0 बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो यदि होता है मतलब ऋणात्मक आता है, इसमें धनात्मक आएगा, इसमें आंसर 0 ही आएगा d का, और इसमें क्या होगा बच्चों, ऋण में आएगा। तो क्या होता है, नो रियल रूट मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होते। हम इनको अवास्तविक बोल सकते हैं या काल्पनिक बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह द्विघाती सूत्र है, जिसको हम शॉर्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने अभी बताया d लिख सकते हैं, तो इसका वो शॉर्टकट में लिखेंगे बच्चों, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a लिख सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर 4 में इतना ही है, इतना ही बेसिक है। अब इसके बाद हम चैप्टर 5 में आते हैं। बच्चों चैप्टर 5 में जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बात करें बच्चों, तो समांतर श्रेणी में आप देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी शॉर्ट में एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑफ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। मतलब जो पहला पद होता है ना बच्चों, उसको छोड़ के हम क्या करते हैं, जो आगे वाला पद होता है ना, उसमें से मतलब एक निश्चित संख्या फिक्स नंबर को जोड़ के बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी के बोलते हैं। ठीक है, जोड़ने या घटाने से जो प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, व्यापक रूप क्या होता है ए प्लस ए पहला पद है। अब इस पद में हम क्या करेंगे, डी एक निश्चित संख्या है, मतलब फिक्स नंबर है, उसको जोड़ रहे हैं, ए प्लस डी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर फिक्स नंबर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d बन जाएगा, फिर इसमें फिक्स नंबर डी को जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो पहला पद है आपका ए और फिक्स नंबर मान लो डी है, तो आप जोड़ते जाइए। ए में पहले डी जोड़ा तो ए प्लस डी हो गया, फिर दूसरे में ए प्लस
2d जो मतलब d जोड़ दिया, a प्लस 2d हो गए, a प्लस 3d, इस तरह से ये बढ़ता जाता है बच्चों। अब आगे बात कर रहे हैं फिक्स नंबर। फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब निश्चित संख्या या सार्वंतर कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? निश्चित संख्या या सार्वंतर। अब देखो बच्चों, ट्रू फॉल्स वगैरह में आता है ये चीज़। देखिए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य, तीनों हो सकता है, ठीक है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव वगैरह हम दे देंगे, सार्वंतर होगा, ठीक है, मतलब आपसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस और या विल बी, कॉमन डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, सेकंड में दे दिया नेगेटिव, तीसरे में दे दिया जीरो, या यह दे दिया उपरोक्त 3, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब तीनों। तो आपको क्या लिखना है? तीनों होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। थर्ड है आपका, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। मतलब जो सूची रहती है ना बच्चों, हर एक टर्म है, मतलब ये जो लिखा है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये पूरी जो है लिस्ट की प्रत्येक संख्या, मतलब प्रत्येक पद क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है ना। लिस्ट का प्रत्येक पद क्या कहलाता है? एक पद कहलाता है ना। सूची का प्रत्येक संख्या जो है टर्म कहलाती है, पद कहलाती है ना। द nth टर्म an ऑफ द AP विद फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d इज प्रथम पद a और सार्वंतर d वाली AP का nवां पद। n पदों n पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है बच्चों? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस, यहाँ a क्या है? प्रथम पद है, d सार्वंतर है और n क्या है? जो पद हम निकालने वाले हैं, रिक्वायर्ड टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला है। फिर बोला है बच्चों nth टर्म फ्रॉम एंड, अंत से nवां पद ज्ञात करना है। यदि लास्ट से आपको nवां पद ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है बच्चों, जैसे शुरू से लेके चलेंगे तो d धनात्मक आएगा, यदि उल्टा लेके चलेंगे तो d कैसा आएगा? ऋणात्मक। इसलिए, और आपको पता है आखिरी से हम काउंट कर रहे हैं तो आखिरी जो पद है ना वो क्या कहलाएगा? आपका पहला पद हो जाएगा, इसलिए l पहले लिया, l माइनस, और यहाँ पर माइनस लेंगे क्योंकि d नेगेटिव आएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी यह फार्मूला होता है बच्चों। नेक्स्ट है सिक्स है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ n AP, प्रथम n पदों का योग लिखने के लिए फार्मूला आ जाता है बच्चों। क्या होता है? प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का। आगे बात कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7, इफ l इज द लास्ट टर्म। l क्या है? आखिरी नंबर है, अंतिम नंबर है, फाइनाइट AP और एक परिमित AP है, मतलब जिसमें पदों की संख्या कैसी होती है? फाइनाइट होती है, मतलब इतनी संख्या होती है जितनी हम गिन सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? परिमित श्रेणी बोलते हैं ना। AP का अंतिम पद l है, तो AP के सभी पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा बच्चों? S इक्वल्स टू या SN इक्वल्स टू क्या होगा? n अपॉन 2a प्लस l, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद, और यहाँ पर n अपॉन 2, या इसको s बराबर n अपॉन 2a प्लस an भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n पदों का योग जब परिमित श्रेणी होता है, परिमित श्रेणी होती है, तो अंतिम पद l दिया रहता है और a दिया रहता है प्रथम पद, और d गायब रहता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। देखो, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं बच्चों? आपको पता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं, मतलब एक दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया, या तीसरे पद में से दूसरे वाले को घटाया, फिर चौथे में से तीसरे को, और यहाँ पर एक k प्लस 1, मतलब आगे वाले पद से k वाला पद घटा दिया। इस तरह से ये चलता, मतलब A2 में से A1 को घटाया, A3 में से A2 को घटाया, A4 में से A3 को घटाया, एक k प्लस 1 में से एक k को घटाया। इस तरह से ये चलता जाता है। ऐसे ही हम सार्वंतर निकालेंगे, और ये सार्वंतर यदि है तो सभी पद, मतलब सभी वैल्यू सेम आएंगी इसकी, है ना। फाइनाइट AP क्या होती? परिमित AP, जिसकी मैं अभी बात कर रहा। देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एंड ईच ऑफ APs हैज़ ए लास्ट टर्म। इनमें पदों की संख्या
कैसी होती है बच्चों, परिमित होती है, और प्रत्येक एपी का अंतिम पद दिया होता है। यदि फाइनाइट एपी है तो इसमें अंतिम पद दिया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो 10, 7, 4 डैश डैश ऐसे चलता जा रहा है। तो लास्ट टर्म क्या है, -62 है। तो आपको पता पदों की संख्या कैसी सीमित है, क्योंकि एक निश्चित गैप है इन दोनों में के बीच में। कैसा बच्चों, एक मतलब फाइनाइट गैप है ना। तो यहाँ पर 7, 13, 19 ये बढ़ रही सीरीज, लेकिन अंतिम पद क्या दिया, 205। तो ये परिमित श्रेणी है, तो हम इनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इन पदों को। इसके जितने भी पद हैं उन सबको, जितने भी टर्म हैं उनको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको परिमित श्रेणी बोल रहे हैं। इनफाइनाइट श्रेणी एपी क्या होती है, अपरिमित श्रेणी। एपी आर नो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एंड सच एज डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म। ऐसी एपी जो परिमित नहीं होती, मतलब जो जिसमें अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं ना, और इसमें अंतिम पद भी नहीं होता, तो ऐसी श्रेणी को क्या बोलेंगे, अपरिमित श्रेणी बोले। इनफाइनाइट सीरीज जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश दिया है, अब कहाँ तक है पता नहीं। 1, 2, 3, 4 डैश डैश लिखा है, मतलब कहाँ तक जा रही है पता नहीं है, तो अंतिम पद नहीं होता। इसको बोलते हैं बच्चों अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट एपी। आगे का है द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, Sn बराबर n + 1/2। मान लीजिए 10 पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे मान लो मेरे को 1 + 2 + 3 ऐसे करके कहाँ तक, 10 तक, 10 लास्ट पद 10 है ना, अंतिम 10 का योग ज्ञात करना। तो मैं क्या करूँगा, 10 पदों की संख्या कितनी, 10 ही है, 10, और यहाँ पर 10 + 1 + 2 का बटे 2 करूँगा, तो 10 × 11 बटे 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 आंसर आ जाएगा। मतलब 1 से 10 तक पदों की संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग आएगा कितना, 55। तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यह फार्मूला आया कहाँ से, यह है बच्चों इस Sn वाले फार्मूले से आया, इससे। ठीक है बच्चों, इससे आया। ठीक है, तो या फिर इससे ले लो चाहे इससे ले लो, इससे भी आ जाएगा, है ना। 10 पद हैं तो इससे आप फार्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, कई बार लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों चैप्टर 5 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं बच्चों। 6th चैप्टर में बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं इसमें, बात कर रहे हैं कांग्रुएंट। ठीक है, कांग्रुएंट क्या होता है बच्चों, कांग्रुएंट जिसको हम सर्वांग क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पर कांग्रुएंट में आता है दोज फिगर्स हुज साइज एंड शेप आर द सेम आर कॉल्ड कांग्रुएंट फिगर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर बीइंग कांग्रुएंट इज कॉल्ड कांग्रुएंस। द सिंबल इज मतलब बराबर लगाएंगे और इस तरह का साइन लगाएंगे, ये सिंबल है का स्टैंड्स फॉर इज अ कॉन्ग्रुएंस टू। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम होने की, वे आकृतियाँ जिनका आकार और माप दोनों समान होता। आप आकार भी एक जैसा होना चाहिए और माप भी समान होनी चाहिए दोनों आकृतियों की, या 2 से ज़्यादा आकृतियों की, तो वो सभी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। और उनके ये सर्वांगसम होने के गुण को सर्वांगसमता कहते हैं। सर्वांगसमता को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कांग्रुएंस समझ में आया होगा, जब 2 आकृतियाँ एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देती हैं, है ना, ऐसी शेप जो एक दूसरे को क्या करें, ढक दें, उनको क्या बोलते हैं, कांग्रुएंस बोलते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कांग्रुएंट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब समरूपता। दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ देम बीइंग सिमिलर इज कॉल्ड सिमिलरिटी। द सिंबल, ये वाला सिंबल होता है बच्चों इस तरह से, ये बना हुआ है एस की तरह, उल्टा लेटा हुआ एस है, ये स्टैंड्स फॉर आ सिमिलर इज सिमिलर टू। मतलब वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो परंतु उनकी माप अलग अलग होती है। आकार तो एक जैसा होता परंतु माप अलग अलग होती, छोटी बड़ी हो सकती हैं, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। और उनके समरूप होने के गुण को समरूपता कहते हैं बच्चों। समरूपता को हम इस उल्टे
मतलब ये लेटा हुआ एस टाइप में दिख रहा है, से दर्शाते हैं। तो देखो कुछ प्रॉपर्टी कुछ कंडीशन देखो बच्चों जो सीधी सीधी ट्रू फॉल्स वगैरह में आती हैं। जितने भी व्रत होते हैं, ऑल सर्कल और सिमिलर, जितने भी सर्कल हैं, जितने भी व्रत हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें त्रिज्या ही अलग अलग होंगी सकती हैं, बाकी शेप उनका सेम है, साइज अलग अलग रहेगा, लेकिन आपको पता है कि उनमें एंगल भी 360 का रहेगा सबका, बस उनकी त्रिज्याएँ अलग अलग होंगी। ठीक है। ऑल स्क्वायर, जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग कैसे होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नोट इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल, मतलब जितने भी इक्विलेटरल ट्रेंगल होते हैं सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। तो यह फिलअप वगैरह में आ जाती हैं, मतलब सभी व्रत, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे बच्चों? सिमिलर होंगे। ऑल सर्कल, ऑल स्क्वायर, ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल और सिमिलर। ठीक है। नोट, अब देखो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, 100% होती हैं सभी सर्वांग सम। यदि कोई कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा ही होगा 100%, बट यदि सिमिलर है तो सर्वांग सम हो यह ज़रूरी नहीं है, अर्थात हो भी सकती हैं और नहीं भी। मतलब जो सिमिलर हैं वो सर्वांग सम हो भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है। तो इसका कन्वर्स जो है मतलब ट्रू नहीं है, यह ट्रू है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये सत्य नहीं होता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसके बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं लिखने के लिए इस टाइप के। देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, समरूपता का प्रतिबंध लिखिए, आपसे पूछेंगे। तो देखिए 2 फिगर्स, दो भुजाएं दी होंगी, दो मतलब शेप कोई 2 आकृतियां या 2 पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो दो बहुभुज होंगे, समान संख्याओं वाले बहुभुज होंगे, या 2 ट्रेंगल में, मतलब 2 फिगर ले लो, 2 आकृतियां ले लो, या 2 समान संख्या वाले 2 बहुभुज ले लो, या फिर 2 ट्रेंगल ले लो, है ना। ट्रेंगल में समान संख्या तो रहेगी क्योंकि ट्रेंगल में 3 भुजाएं होती हैं। तो आर सिमिलर इफ, अब ये प्रॉपर्टी लिखना रहता है, प्रतिबंध लिखना है आपको। क्या लिखना है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दोनों और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपात में होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, और उनके कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। 2 आकृतियां या 2 समान भुजाओं वाले बहुभुज या 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हों। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, यह लिखने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है ना बच्चों। तो यह आने की संभावना है इसकी। ठीक है। मतलब आपको 2 फिगर दे दें या 2 पॉलीगन दे दें या फिर 2 ट्रेंगल दे दें, आपसे पूछेंगे सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर कैसे होते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी लिखना है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों या एक ही अनुपात में हों। अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों थेल्स, यह भी थेल्स का स्टेटमेंट 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम थेल्स की बात कर रहे हैं, जीवन काल की। टाइम पीरियड ऑफ थेल्स 640 से 546 BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना इसको, या BC, मतलब इसको क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा पूर्व या ईसा सायुपू, ऐसा लिख सकते हैं। सायुपूर्व का मतलब साधारण युग पूर्व, मतलब देखो बच्चों जो ईसा मसीह को मानते थे वो ईसा पूर्व लिखते थे, और जो ईसा मसीह को नहीं मानते थे वो साधारण युग मानते, उस एरा को क्या मानते थे? साधारण युग बोलते थे। ठीक है। तो साधारण युग पूर्व की बात है। तो 640 से
मतलब 640 से 546 BC में इनका मतलब जीवन काल रहा। मतलब इतने में जन्मे, इतने में मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों, इस इतना इनका जीवन काल रहा। अब आप बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में BPT कहते हैं। मतलब थेल्स थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं, का कथन लिखना है, या फिर थेल्स प्रमेय का कथन ये लिखने के लिए आता है बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। मतलब इसका फार्मूला क्या है बच्चों, मतलब देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो लाइन है इसके पैरेलल खींची है, इस BC भुजा के पैरेलल साइड, BC साइड के पैरेलल इसको खींच लिया। तो यह क्या कर रही, बाकी की जो भुजाएं हैं जैसे AB हो गई और AC को सेम रेशो में बांटेगी। मतलब AD के अपॉन में DB जाएगा और AE के अपॉन में EC जाएगा, यहाँ लिखा भी है। इन ट्रेंगल ABC, त्रिभुज ABC में यदि D पैरेलल क्या है बच्चों, BC है, मतलब ये इसके पैरेलल है, तो AD के अपॉन में DB गया है ना, और AE के अपॉन में EC गया। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट आता है तो केवल इतना लिखना, यदि फार्मूला साथ में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और कई बार फार्मूला भी लिखने के लिए आ जाता है। तो यह है, और इसका जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थेल्स थ्योरम का नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम करना है। मतलब जो आपको ने अभी पढ़ा था उसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। मतलब यहाँ पर फार्मूला लिखा है, त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज लिया बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, AD के अपॉन में DB है और AE के अपॉन में क्या है, EC है। AD के अपॉन में DB गया, इसके अपॉन इस लाइन, मतलब ये जो लाइन है यह इनको दो पार्ट्स में सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रही। मतलब AD के अपॉन में DB इज इक्वल है किसके, AE के अपॉन में EC। AD के अपॉन में DB और इक्वल है AE के अपॉन में EC। तो यह क्या करेगी, यह हमेशा 100% कैसी होगी, पैरेलल होगी BC के। तो यहाँ पर लिखा D पैरेलल टू BC। तो बच्चों यह है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्राइटेरिया होते हैं कुछ, जैसे फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ होती हैं। जैसे एंगल सिमिलरिटी, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कोण समरूपता। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है इफ़ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशो। यदि दो त्रिभुज हैं, हैंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर, और उन इसे हम क्या बोलते हैं, और त्रिभुज समरूप होते हैं। और उसे देखो, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी, और वे त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे कोण समरूपता कहते हैं। ऐसे ही साइड सिमिलरिटी भी होती है बच्चों, जिसमें क्या करते हैं, भुजाएं समानुपात में आएंगी, मतलब एक ही प्रोपोर्शनल होंगी, तो उनके मतलब वो भी एंगल कैसे होते हैं, मतलब वो भी ट्रायंगल जो हैं कैसे हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसे ही दो साइड प्रोपोर्शनल होंगी और एक उनके बीच का जो एंगल है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो उस पोजीशन में भी क्या होता है, उसको बोलते हैं साइड सिमिलरिटी। यह भी क्राइटेरिया, मतलब 3 क्राइटेरिया होते हैं बच्चों, एंगल सिमिलरिटी, या इसको शॉर्ट में हम एंगल सिमिलरिटी भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए 2 एंगल दिए हैं किसी त्रिभुज के, तो तीसरा 180 में से
आप माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो दो एंगल दिए हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, जो थर्ड रह गया है उसका एंगल आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसका कोण आ जाएगा। तो इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों 6th चैप्टर में इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना ही बेसिक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 पे आते हैं बच्चों। 7 चैप्टर है आपका जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है बच्चों, किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट्स। और एब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं या कोटि बोलते हैं ना, मतलब भुज निर्देशांक x निर्देशांक या भुज बोलते हैं, जिसको एब्सिसा कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये पॉइंट है, इसकी बाय एक्सिस है, ये बाय एक्सिस से दूरी पूछ रहा है। बाय एक्सिस से दूरी मतलब देखो बाय की तरफ तो मतलब यह x मतलब बाय एक्सिस है, ये इससे यह पॉइंट कितनी दूर है इस पेन से, तो मैं इधर की काउंट करूँगा ना, एक्स इस तरफ को जाऊंगा, मतलब इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा। मतलब आप जब भी बात कर रहे हैं ना, बाय अक्ष से दूरी मतलब एक्स निर्देशांक आएगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस आएगी। ठीक है ना बच्चों, जैसे ऐसे ही उल्टा कर देंगे, यदि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक या कोटि कहलाती है। मतलब द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स बाय कोऑर्डिनेट्स, मतलब ऑर्डिनेट। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों, जबकि यह बात सीधी सीधी कर रहे हैं। यहाँ पर ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया, यह पॉइंट पी हो गया, तो एक्स अक्ष से दूरी मतलब यह दूरी की बात कर रहे हैं, तो यह किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम बाय एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना, तो बाय एक्सिस मतलब बाय डिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, बाय एक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसको क्या आ गया बच्चों, बाय निर्देशांक या बाय कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट मतलब कोटि बोलते हैं। तो देखो एक्स अक्ष से दूरी पूछा तो बाय कोऑर्डिनेट्स आएगा, है ना, और बाय अक्ष से दूरी पूछा एक्स कोऑर्डिनेट्स आएगा। तो ये कई बार आया है एग्जाम में बच्चों, और बहुत मतलब आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दूरी का सूत्र d = PQ। मान लो दो बिंदु दिए हैं P और Q, इनके बीच डिस्टेंस निकालना, तो पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 कंसीडर करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला PQ = क्या होगा, या d लिख देते हैं, √x2 - x1² प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर, है ना। और या फिर इसको बदल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर करेंगे तो दोनों ही यदि निगेटिव भी पॉजिटिव आता और पॉजिटिव तो पॉजिटिव आता ही है, तो इसको बदल के भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिंदु PXY की मूल बिंदु 0 0 से दूरी, मतलब द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट XY फ्रॉम दी ओरिजिन, 0 0 से दूरी निकालेंगे। तो इसमें देखो x2 की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 - x और 0 - y रखेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, OP = x 0 में से ये x घटाएंगे तो x ही बचेगा, तो x² हो जाएगा, तो प्लस का हो गया, यहाँ पर हो जाएगा y², तो x² प्लस y² होता है बच्चों। ये है सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और ये है आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। कैसे भी करके पूछ लेते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे है बच्चों, दूरी हमेशा ऋणोत्तर मतलब धनात्मक पूर्णांक होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब हमेशा धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव होती है। सेक्शन फार्मूला जिसको हम विभाजन सूत्र बोलते हैं, क्या होता है बच्चों, मान लो P और Q दो बिंदु हैं और यहाँ पर R इनके मिडिल में कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक बीच में नहीं बैठा है, मतलब मिडिल में बैठा है कहीं भी, है ना, बीच में कहीं भी बैठा है। तो यहाँ पर मान लीजिए P और Q एक पॉइंट मतलब डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस पे R बीच में कहीं बैठ गया, और ये R जो है P से R तक की डिस्टेंस M1 मान लिया और R से Q तक की डिस्टेंस M2 हो गई। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, M1 का मल्टीप्लाई करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स में और M2 का मल्टीप्लाई करेंगे P के कोऑर्डिनेट्स, मतलब M1 का मल्टीप्लाई करेंगे Q के निर्देशांकों में और M2 का गुणा करेंगे हम
पी के निर्देशांकों में। तो फार्मूला क्या बनता है बच्चों, x इक्वल टू m1 x2, यदि x निर्देशांक निकाल रहे हैं तो m1 का इसके x वाले निर्देशांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m2 का इसके x वाले निर्देशांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, फिर लास्ट में क्या आता है m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक निकल गया। ऐसे ही y निकालेंगे तो अब y को देखेंगे तो y इक्वल टू, मतलब r का निर्देशांक y आ गया और यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यह विभाजन सूत्र होता है बच्चों। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला मतलब अब जो P और Q के बीच में R बिल्कुल बराबर दूरी पे बैठा है, यहाँ से P से R तक की दूरी और R से Q तक की दूरी सेम है, बराबर है, तो उस पोजीशन और इसके निर्देशांक x y मान ले। तो फार्मूला क्या बनता है बच्चों, x बराबर, इसका x निर्देशांक निकाल रहे हैं तो इनके भी x निर्देशांक लेंगे, तो x बराबर इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। सूत्र क्या बन जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y निर्देशांक निकालेंगे तो y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से बच्चों इसके हमने निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है, मिड पॉइंट के। ठीक है, तो बच्चों 7 चैप्टर में इतना ही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं 8 चैप्टर की तरफ। 8 चैप्टर में देखो बच्चों, 8 चैप्टर में बात कर रहे हैं तो 8 चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब देखो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश मतलब मैं समझाऊंगा, मतलब हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लिए। देखो पहले हम हिंदी माध्यम में बात करेंगे तो लाल बटे कक्का से आपने याद करा है इसको। यहाँ पर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ऐसे लिख लेते हैं। साइन थीटा का अनुपात क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का अनुपात क्या बन जाएगा, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, मतलब एल बटे के आ जाएगा साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए ए बटे के आ जाएगा, टेन थीटा के लिए एल बटे ए आ जाएगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, के अपॉन एल हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा का वैल्यू के अपॉन ए मतलब कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार बटे लंब एल ए अपॉन एल हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, अब यदि हम इसको याद रखेंगे तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब पागल बच्चा पागल होते होते बचा, इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे तीन चार मतलब ट्रिक हैं जिससे आपको याद हो सके ये। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। तो इसको हम याद रखने के बाद इस तरह से हम बना लेंगे, और फिर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आ गया पी अपॉन एच। कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन एच है ना, टेन थीटा का वैल्यू पी अपॉन बी। ऐसे ही कॉसिक थीटा का वैल्यू एच अपॉन पी, और सेक थीटा का वैल्यू एच अपॉन बी, और कॉट थीटा का वैल्यू बी अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल फॉर्म मतलब प्रतिलोम अनुपात लेना है तो प्रतिलोम अनुपात हम इससे लेते हैं। ये इस तरह से जैसे ये लिखे थे इनको हमने गायब कर दिया और आमने सामने इनको लिख लिया। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालना है तो इसके सामने जो है वही वैल्यू आता है, मतलब ये आमने सामने मान लीजिए 3 व्यक्ति ऊपर बैठे हैं, 3 व्यक्ति नीचे बैठे हैं, आमने सामने मुँह करे हैं। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/cos थीटा है ना, और कॉसिक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1/sin थीटा। आमने सामने मुँह करे हैं तो यही आएंगे, साइन थीटा का मान 1/cos थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। मतलब यह है क्या है, भोले भाल, मान लीजिए ये 3 व्यक्ति हैं और नीचे के 3 व्यक्ति हैं, तो इनको याद रखने का तरीका यह है, मान लीजिए ये भोले भाले हैं, ये दोनों भी भोले भाले और ये दोनों भी भोले भाले, तो ये सामने ही सामने देखते हैं। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का मान, यह भोला भाला नहीं है, यह सामने भी देखता है और बाजू में भी देखता है और खुद की बाजू में भी देखता है। तो सामने देखेगा तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और फिर यह क्या करेगा, खुद की साइड की बाजू में देखेगा, साइड वाले की बाजू में देखेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि साइड की बाजू में देखते हैं तो जनरली हम भी यदि देखते हैं तो पहले यह देखते हैं और फिर यह इसको देखेगा। तो टेन थीटा का दूसरा मान क्या हो जाएगा sec थीटा अपॉन
कोसेक थीटा। और यदि खुद की बाजू में देखेंगे, अब खुद की बाजू में साइड मुँह करेगा तो ये पहले इसको दूर वाला दिखेगा, फिर पास वाला दिखेगा। तो इसका टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से यदि देखिए कोसेक थीटा का मान क्या हो गया, 1 बटे सामने सामने देखेगा ये भी 1 अपॉन साइन थीटा हो गया है ना। सेक थीटा का मान 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, पहले सामने देखने पर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और फिर ये क्या करेगा, बाजू इधर ऐसे मुंडी घुमाएगा, इधर देखेगा तो पहले कॉस को दिखेगा, पहले कॉस दिखेगा फिर साइन दिखेगा। तो इसका दूसरा मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तीसरा मान खुद की बाजू में देखेगा ना, तो ये डायरेक्टली इसको क्या है, पहले दूर वाला दिखेगा फिर पास वाला दिखेगा। समझ में आया। तो दूर वाला देखेगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो बच्चों ये जो है मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में भी इसको कराया है बहुत अच्छे तरीके से, आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। मैंने वहाँ पर भी यही ट्रिक यूज करके आपको समझाया है। ठीक है, तो उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं उसमें ट्रिक के माध्यम से ही समझाएं, वही ट्रिक को यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा का मान सामने देखो, ये दोनों और ये दोनों सामने देखेंगे। साइन थीटा का मान 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा का मान 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा और साइन थीटा, और सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू, 3 वैल्यू होंगी इसकी, पहले सामने देखने पर, बाजू में देखने पर और खुद की बाजू में देखने पर। तो सामने देखा तो 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर बाजू में देखा तो बाजू में देखेगा तो पहले बाजू वाला और फिर ये दूर वाला दिखेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। और तीसरा वैल्यू खुद की बाजू में देखेगा तो पहले दूर वाला दिखेगा फिर पास वाला, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉट पहले सामने देखेगा तो 1 अपॉन टेन थीटा हो गया, फिर सामने वाले की बाजू में देखेगा तो पास वाला फिर दूर वाला, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और खुद की बाजू में देखेगा तो कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, यह हो जाएगा। इस ट्रिक से आप कर सकते हैं बच्चों। अब कोण वैल्यू, कोण मान की बात कर रहे हैं तो आपको पता है बच्चों, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा ऐसे लिखते हैं, तो ये पड़ोसी हैं एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। अच्छा, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो उनको क्या बोलते हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। तो जैसे 0 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, 90, 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0, है ना। 0 का पूरक 90, 90 का पूरक 0, ऐसे 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30, 45 का पूरक 45, है ना। और तो देखिए यहाँ पर अब आपको पता है पूरक, यदि मान लीजिए पूरक का मतलब है यदि किसी को कोई भी कमी पड़ती है तो वो बाजू वाले के, साइड वाले पड़ोसी के पास जाता है। साइन को कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी कॉस के पास जाएगा, कॉस की ज़रूरत पड़ेगी साइन के पास आएगा, ऐसे समझे। मतलब साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, कोसेक का पड़ोसी सेक, सेक का पड़ोसी कोसेक। तो इस तरह से अब आपको वैल्यू याद रखना है बच्चों, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। तो साइन 0 का वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका पूरक कौन है, 0 का पूरक 90 और इसका पड़ोसी कौन है, साइन का कॉस। तो साइन 0 का वैल्यू और कॉस 90 का, दोनों का वैल्यू सेम होता है, कितना होता है 0। ऐसे ही साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा, कॉस 60 के बराबर। साइन 30 दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, तो साइन 30 कॉस 60 के बराबर, मतलब कितना 1/2। ऐसे ही साइन 45 किसके बराबर, कॉस 45 के, कितना वैल्यू 1/√2। ऐसे ही साइन 60 कॉस 30 कितना वैल्यू √3/2। साइन 90 कॉस 0 के बराबर कितना होता है 1। ठीक है, इस तरह से हमने इस वैल्यूज़ को याद रखा। अब देखिए बच्चों, कुछ ये भी वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे 0, 1/√3, 1/√3 और ND। टेन 0 का वैल्यू, टेन का पड़ोसी कौन था, कॉट, तो टेन 0 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, कॉट 90 के, और इन दोनों का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0, पहला मान। टेन 30 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, कॉट 60 के, मतलब एक वैल्यू याद करेंगे दूसरा अपने आप होगा इससे। 10 का पड़ोसी कॉट है तो कॉट 60 के, इसका वैल्यू क्या है 1/√3। ऐसे 10 45 किसके बराबर, कॉट 45, कितना वैल्यू 1। फिर 10 60 इसका पड़ोसी कॉट, कॉट का वैल्यू कितना आएगा, कॉट 30, क्यों, इनको इसको टोटल करेंगे 90 आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √3। ऐसे 10 90 किसके इक्वल, कॉट 0 के, कितना है ND।
आगे देखो बच्चों, एन डी 2√2 2/√3 और 1, ये साइन की वैल्यूज़ को हमने उल्टा करा है। तो देखो अब कॉसेक का पड़ोसी कौन था, सेक था, तो कॉसेक 0 का वैल्यू सेक 90 के बराबर होगा, कितना आएगा एन डी, है ना। कॉसेक 30 किसके बराबर, सेक 60 के, कितना वैल्यू 2। ऐसे ही कॉसेक 45 किसके बराबर, सेक 45 के, कितना √2। ऐसे ही कॉसेक 60 सेक 30 कितना 2/√3। कॉसेक 90 इक्वस टू सेक 0 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने कुछ जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको याद रखा है। कैसे, साइन सी को शैतान कोसे को काटना, सी को सी फार साइन थीटा, को फार कॉस थीटा, से फार सेक थीटा, तान फार टेन थीटा, कोसेक फार कोसेक थीटा, कॉटना फार कॉट थीटा। तो देखो इससे क्या याद रखेंगे, सी को मतलब साइन और कॉस लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, इसमें प्लस आएगा पहले वाले में। तो ये एक आइडेंटिटी याद हो गई। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद क्या है, 10 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये मेन सर्व समीकरण हमने इस फार्मूले से याद कर ली और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर करा, तो 1 माइनस इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर को अंडर रूट में पहुँचाएंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने क्या करा, इससे साइन का वैल्यू निकाल मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन को इधर ले आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर को अंडर रूट में पहुंचाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने इससे निकाला। अब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इससे निकाल रहे हैं ना सेकंड वाले से, 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, यहाँ वाली यहाँ लिख दी। ठीक है, मतलब इसको इधर लाएंगे और फिर इसको राइट साइड में लिख दिया। अब टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को अंडर रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा करके लिखते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, ये इसी में गड़बड़ी करते हैं बच्चे अधिकतर। ठीक है, इसको तो सही पढ़ लेते हैं लेकिन इसको इसी की तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अब देखो ये मेन सर्व समीकरण इससे करी कॉसेक थीटा कॉट थीटा से, तो स्क्वायर लगाए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट को इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो स्क्वायर को अंडर रूट में ले जाएंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 1 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को पहले लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा, यहाँ इसको इधर मतलब पहले इसको इधर ले गए तो बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इस साइड लिख दिया। और फिर कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी बच्चे गड़बड़ी करते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो इनको ध्यान से समझना है, मतलब ध्यान याद रखना आप लोग, क्योंकि इनमें लिखने में मिस्टेक करते हो, याद तो कर लेते हो बाद में भूल जाते हो। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही है आपका चैप्टर 8 में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब बच्चों चैप्टर 9 में बात कर रहे हैं तो 9 में यह है आपका डेफिनेशन वगैरह लिखने के लिए आ जाती हैं, वन वर्ड वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में। देखिए यहाँ पर पहली बातें समझना है हमें। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी आँख यहाँ पर है ना, इस बिंदु पर, तो वह देख रहा है। तो इसे बिंदु
इस पॉइंट से, ऑब्जर्वर की आंख से, और इस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को जिसको देखता है वो, यदि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो इमेजिनरी लाइन होती है ना, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, मतलब दृष्टि रेखा कहते हैं हम, ठीक है। और आपको पता है इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ये, मतलब क्योंकि यहाँ पर मतलब व्यक्ति की आंखें ऐसे सामने देखेंगी तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, मतलब उन्नयन कोण कहते हैं। ऐसे ही यदि मान लीजिए अब अपोजिट हो जाए, ऑब्जेक्ट जिसको कोई व्यक्ति देख रहा है वह नीचे हो और ऑब्जर्वर ऊपर हो जाए, यहाँ हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, क्षैतिज इस तरह यह हो जाएगा। तो वह व्यक्ति इसको देखेगा तो अपने सिर को नीचे करेगा, मतलब नीचे करेगा, तो यहाँ यह क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई इनको मिलाने वाली, है ना, मतलब दृष्टि रेखा हो गई। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब हम इनकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा लाइन ऑफ साइट, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ए आई of an observer to the point in the object viewed by the observer। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा, यह वाली देखो, यह ऑब्जर्वर हो गया और यह ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, दृष्टि रेखा बोल रहे हैं, वाली रेखा होती है कौन सी, लाइन ऑफ साइट, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इन इज द एंगल फॉर्मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब जब ऑब्जर्वर नीचे है, वस्तु ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर यदि होता है जो एंगल बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हैं, द केस व्हेन, वह स्थिति, व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हम अपने सिर को ऊपर उठाने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर उठाते हैं, तो जो एंगल बनता है, मतलब जो गैप बनता है, ठीक है, जो जितना उठाना पड़ता है, हमें सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। हिंदी में देखें तो देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अर्थात वह स्थिति, इतना याद कर सकते हैं, वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं बच्चों। ऐसे ही डिप्रेशन एंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal level when it is below the horizontal the angle of depression of the object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level। और याद यहाँ से रख सकते, द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड, मतलब हमारे सिर को झुकाना पड़ता है, लुक एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें सिर को नीचे झुकाना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अवनमन कोण, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम अवनमन कोण कहते हैं। तो बच्चों यह है आपका 9 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं बच्चों 11 चैप्टर में, 9 चैप्टर 10 चैप्टर में आते हैं बच्चों। तो 10 चैप्टर है आपका, ये देखिए सर्कल,
सर्कल पे बात कर रहे हैं तो बच्चों देखो ये वृत्त होता है, वृत्त में यह जो वृत्त को टच करती है, इसकी सरकमफेरेंस को टच करती है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं बच्चों। और यह टेंजेंट लाइन होती है, मतलब स्पर्श रेखा होती है, मतलब ये संपर्क बिंदु होता है जो वृत्त और स्पर्श रेखा पर होता है, ठीक है, इसको स्पर्श बिंदु भी कहते हैं ना। और ये क्या होती है, ये सीकेंट है हो गई, ये दो जगह प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह देखिए यहाँ पर लिखा है आ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है बच्चों, उस वृत्त पर आपको पता है वह वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको पता है कि हर एक वृत्त पर हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगी, तो इसलिए कहा जाता है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, बट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हैं, मतलब एक ही जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा उससे केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगी, टेंजेंट ड्रॉ होगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट है बच्चों, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे करेगी, जैसे ये पॉइंट है P, तो ये स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट को टच करेगी। और वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब ये पॉइंट, मतलब स्पर्श रेखा हो गई है, टेंजेंट हो गई और ये वृत्त हो गया, इसका ये जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु या संपर्क बिंदु कहते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं ना। अलाइन, ये यहाँ पर भी शो करा है मैंने कि ये वृत्त हो गया, ये टेंजेंट हो गई, और इनके बीच में जो है पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, मतलब स्पर्श बिंदु कहते हैं या संपर्क बिंदु कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है, संपर्क बिंदु, ठीक है। तो ये अब देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग आ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट, मतलब एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। मतलब ये वृत्त है, ये लाइन हमने छेदते हुए निकाल दी यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे कट कर रही है दो जगह, तो इसको क्या बोल रहे हैं, सीकेंट बोलते हैं बच्चों, मतलब छेदक रेखा कहते हैं। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक वृत्त पर केवल दो क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पर्श रेखाएं समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब पैरेलल हैं, ये समांतर हैं, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी और केवल दो ही खींच सकते हैं, तीसरी नहीं खींच सकते। तो आपका ये सीधा कॉन्सेप्ट भी है और ये प्रमेय भी है, आती भी है प्रूव करने के लिए। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त, अब नेक्स्ट है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह है बच्चों थ्योरम है, इसको हमने प्रूव भी किया है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यह मान लो एक सर्कल है, सर्कल का ये टेंजेंट हो गई और यहाँ ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया P, यहाँ से यदि हम एक मतलब इस बिंदु पॉइंट P को O से ज्वाइन करेंगे तो यह बन जाएगी रेडियस, तो यह रेडियस मतलब त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ तो कैसी होती हैं, 90 का कोण बनाती है, जिसको हम लंब कहते हैं। तो यही कहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जो लाइन जा रही है जाने वाली त्रिज्या कैसी होती है, लंब होती है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अगला है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, मतलब
ये मान लो आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, बाह्य बिंदु हो गया, और यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं आपने खींची, पी ए और पी बी, तो इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आ एक्सटर्नल पॉइंट टू आ सर्कल आर इक्वल। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ खालिस्तान होती हैं, ऐसा पूछ लेंगे तो बराबर होती हैं या समान होती हैं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आते हैं बच्चों लिखने के लिए, मतलब इसलिए ये बना के कैसे भी दे सकते हैं ट्रू फॉल्स वगैरह में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगला है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, और सही भी है, मैंने जो अभी बताया कि यह वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया, पी ए और पी बी केवल दो ही खींच सकते हैं, तीसरी खींचेंगे तो इसको इंटरसेक्ट कर देगी, मतलब प्रतिच्छेद करेगी, तो केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर नंबर 10 सर्कल जो है, इसके टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है बच्चों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें सेक्टर की बात होगी बच्चों। तो देखिए यह आपका एक सर्कल हो गया, ओ ए और ओ बी आपकी रेडियाई हो गई, दो रेडियस हो गई, त्रिज्याएं हो गई, और ए पी बी, ए से पी तक की लंबाई यह क्या हो गई आपकी, मतलब मतलब आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, चाप की लंबाई हो गई है ना। तो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेक्टर द पोर्शन और पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector of a circle। मतलब त्रिज्यखंड एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। यह क्या तो बच्चों यह है जो पोर्शन है उसको त्रिज्यखंड बोल रहे हैं। यह माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड होता है, छोटा वाला है इसलिए, और यह बड़ा है तो इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यदि थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। इसका एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला है बच्चों थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। यदि आपको ए पी बी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है या ए क्यू बी यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है तो ये फार्मूला होता है, कोण पता होना चाहिए और 2 पाई आर रेडियस पता होनी चाहिए। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आगे बात कर रहे हैं बच्चों सेगमेंट, सेगमेंट की बात कर रहे हैं। द पोर्शन और part of a circular region enclosed between a chord and the corresponding arc are called a segment of the सर्कल। वृत्तखंड वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो वृत्तखंड कहलाता है। तो देखो बच्चों मतलब यह क्या हो गई, जीवा हो गई जिसको हम कोड कहते हैं, और ये क्या हो गया ए पी बी या ए क्यू बी, यह क्या हो गया बच्चों आर्क हो गया, ये छोटा वाला आर्क हो गया, या बड़ा वाला आर्क हो गया। तो इस वाले पोर्शन की बात करें तो यह कहलाता है माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मतलब इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिखना है। मतलब यह जीवा और संगत चाप से घिरी होती है, घिरा पोर्शन होता है, क्षेत्र होता है, या मतलब कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क से घिरा क्षेत्र होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कई बार आ जाता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, समबाहु त्रिभुजा का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फार्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसको हम लंबे भी कहते हैं ऊंचाई को। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ आ सर्कल
विद रेडियस आर इज, त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। इसका सूत्र क्या है बच्चों, पी अपॉन 720 इंटू 2πr²। ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, यदि 2 से इसको कैंसिल करेंगे ना तो ये 360 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फार्मूला, तो इसलिए यह भी सही माना जाएगा आपका। यदि ऑप्शन में यह अकेला दिया है और बाकी का यह नहीं दिया है तो इसको भी ट्रू मानेंगे। इस तरह से बच्चों चैप्टर 11 के जो हैं हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम चैप्टर 12 में आते हैं बच्चों। 12 चैप्टर है बच्चों, ये लिखा हुआ एक घन है, घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। क्यूबॉइड जिसमें घनाभ जिसको हम कहते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। इसमें शीर्ष की बात करें तो शीर्ष वर्टिसेस क्या होते हैं, 8 होते हैं। कोने जो हैं कितने हैं, इसमें 8 कोने हैं, ठीक है, और इसमें भी 8 ही कोने होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। एज मतलब साइड, किनारे की बात करें मतलब किनारा, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है बच्चों। 4 ऐसे में और 4 खड़े में और आड़े में 4 है ना, तो 4 4 4 12 हो जाएंगे। इसमें भी इतने ही होते हैं। फलक फेसेस फलक 6 होती हैं, और इसमें फलक मतलब दीवारें कितनी होती, फर्श और छत भी दीवार में ही काउंट होगा, तो यह 4 तो दीवारें हो गई और फर्श और छत और लेंगे तो 6 हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें भी फेसेस 6 ही होती हैं। कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में CSA से दर्शाते हैं। इसका क्या होता है बच्चों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 4L², ठीक है। इसमें CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होगा। इसका होगा TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन की बात करें तो इसका होगा LQ मतलब भुजा का Q, इसका हो जाएगा कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई LBH। अब सिलेंडर में बात कर रहे हैं। सिलेंडर में बच्चों यह क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। बाहर जो दिख रहा है यह वृत्त के आकार का, इसको बोलते हैं πr², ये भी πr² है ना। इन दोनों को टोटल कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इसका कर्व्ड एरिया क्या होता है, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, क्या होता है वक्र पृष्ठ, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे 2πr ब्रैकेट R प्लस H। आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा πr²H। शंकु में बात करेंगे बच्चों तो शंकु का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया πrL। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये H होता है, ये त्रिज्या होती है, और ये क्या होती है, त्रियक ऊंचाई होती है, जिसको बोलते हैं स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट मतलब त्रियक ऊंचाई। तो यदि इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो ये वाला पार्ट ही आएगा वक्र पृष्ठ में, नीचे वाला तल नहीं आएगा, है ना, तल वृत्त के आकार का है, तो ये आ जाएगा πrL, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्ट में लिखते हैं इसको, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब CSA से दर्शाते हैं ना, CSA वक्र पृष्ठ। टोटल सरफेस एरिया इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, TSA है ना, क्या हो जाएगा πr ब्रैकेट में R प्लस L। ये लिखने के लिए आ जाते हैं बच्चों। इसके बाद है कुल पृष्ठ, जिसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन वॉल्यूम 1/3 πr²H। स्लाइंट हाइट त्रियक ऊंचाई, इसका सूत्र पाइथागोरस से करते हैं इसको, L बराबर R² प्लस H², √R² प्लस H² होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों स्फीयर, गोले की बात कर रहे हैं, तो गोला TSA 4πr² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है बच्चों। वॉल्यूम आयतन का होता है 4/3 πr²। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोले में यदि ये वाला पोर्शन न लें तो ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो इसका सूत्र क्या होता है, CSA मतलब 2πr²। और यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें जिसको हम TSA बोलते हैं, क्या आ जाएगा 2πr², उसमें यह भी ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 3πr²। आयतन की बात करें, आयतन जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, क्या होता है 2/3 πr³। इस तरह से हमने बच्चों ये चैप्टर 12 के फार्मूले हैं ये पढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट
13 चैप्टर में बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पर लिखा है माध्य ज्ञात करने की विधियाँ कितनी होती हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ टू फाइंड, मीन फाइंड करने की 3 विधियाँ होती हैं। प्रत्यक्ष विधि जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, और पग विचलन विधि जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो माध्य को हम एक्स बार से डेनोट करते हैं, इसलिए एक्स के ऊपर एक तीर लगा देते हैं इस तरह से, इसको बार बोलते हैं ना, ये एक लाइन खींच देते हैं, इसको बार बोलते हैं, एक्स बार। तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको सिग्मा या समेशियन कुछ भी बोल सकते हैं। सिग्मा यह ग्रीक भाषा का शब्द होता है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यह डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। कल्पित माध्य विधि में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर ए क्या है बच्चों, एक कल्पित माध्य होता है, और यहाँ पर डी आई जो लिया है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेविएशन बोलते हैं, मतलब विचलन। क्या होता है, ये विचलन होता है। तो यह कल्पित माध्य विधि का सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशियन एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा समेशियन एफ आई। पग विचलन विधि जिसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, तो इसका फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशियन एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन समेशियन एफ आई, मतलब सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर ए क्या हो गया, कल्पित माध्य हो गया, एज्यूम मीन हो गया, और यू आई क्या, एफ आई तो फ्रीक्वेंसी है, यू आई क्या हो गया बच्चों, स्टेप डेविएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन, मतलब पग विचलन बोलते हैं। ठीक है, यह फार्मूले हैं बच्चों, लिखने के लिए आ जाते हैं आपके एक नंबर के लिए, तो यह आपको याद रखना है। आगे बोला है बच्चों प्रत्येक वर्ग की बारंबारता उसके मध्य बिंदु अर्थात वर्ग चिन्ह पर केंद्रित होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज सेंटर्ड एज इट्स मिड पॉइंट कॉल्ड इट्स क्लास मार्क, मतलब प्रत्येक वर्ग की जो बारंबारता है वह जो सेंटर पॉइंट होता है ना, मध्य बिंदु होता है जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, वो केंद्रित करता, मतलब उसके मतलब वह उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसी से ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखने के लिए ट्रू फॉल्स में आ जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना है आपको। आगे है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़े हैं जिसमें इंटरवल दिया रहता है, उसका द मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा कैन बी फाउंड वाई यूजिंग द फार्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो इंटू एच अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। यह फार्मूला लिखने के लिए आता है बच्चों। आगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। द मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा फॉर फार्म्ड बाय यूजिंग द फार्मूला एम इक्वल टू एम बहुलक के मतलब माध्यक के लिए यूज करते हैं। बहुल मतलब माध्यक चिन्ह होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ होता है, और एल क्या होता है, निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट होती है, इनटू एच अपॉन एफ। यह एच क्या है, इन दोनों के बीच में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो रहता है, अंतर जो आता है वो संबंध। माध्यक बहुलक और माध्य में रिलेशन होता है बच्चों, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, या 3 मीडियन इक्वस टू मोड प्लस 2 मीन। कई बार ट्रू फॉल्स में दिया है ये, कई बार लिखने के फिलअप वगैरह खालिस्तान वगैरह हम दे देते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बच्चों किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज अ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेज प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। आपने देखा है बच्चों, जब आप मीडियन फाइंड करते हैं, मतलब माध्यक निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो बारंबार फ्रीक्वेंसी होती, बारंबारता होती, तो आप क्या करते हैं, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मतलब सी एफ निकालते हैं, तो आप ऊपर की जितनी भी है ना बारंबारता सबको ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं कि जितनी भी किसी वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो पहले वाले की सभी को जोड़ के ली जाती है, उनका योग होता है। आगे बच्चों
वर्ग मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह जिसे हम कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन 2, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। मिड पॉइंट जिसको क्लास मार्क कहते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। 2 का किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर द फॉलो। देखो बच्चों ये दिया गया है और इसमें बहुलक पूछा है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, मतलब यहाँ पर जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बहुलक बोलते हैं, ठीक है, मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 सबसे अधिकतम 3 मैचों में, अधिकतम 3 मैचों में कौन आया है, 2 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए बहुलक क्या होगा, 2 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 मैचेस इज 2, सो द मोड इज 2 क्या है। अब देखिए बच्चों चैप्टर 14 में आते हैं, लास्ट चैप्टर है ये। तो देखिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इम्पॉसिबल इवेंट, हालांकि हमने ये वीडियो में पहले पढ़ लिए हैं तो इसलिए मैं इसको फिर से आपको करा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इज इम्पॉसिबल इवेंट। असंभव घटना, वह घटना जिसकी का घटित होना असंभव है और जिसकी प्रायिकता शून्य होती है, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। बच्चों ये मतलब 2 नंबर में भी आ सकते हैं और कई बार लिखने के लिए 2 नंबर में आ जाते हैं, अन्यथा 1 वर्ड वगैरह में एक शब्द में एक वाक्य में पूछ लेते हैं। श्योर और सर्टेन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू ऑकर इज 1, सच एज एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर और सर्टेन इवेंट। निश्चित या निर्धारित घटना, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है और जिसकी प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना को हम एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब कोई किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। देखो इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगा, पॉसिबल है तो मतलब श्योर या सर्टेन इवेंट मतलब निश्चित घटना, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, या फिर इन 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती हैं। प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में ही होगा या 0 से 1 तक होगा। एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। प्रारंभिक घटना, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। जितनी भी प्रायिकताएं हैं, जितनी भी उसकी घटनाएं हैं बच्चों, सबको यदि जोड़ेंगे, सबकी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो उसका टोटल क्या आता है, 1 आता है। फॉर एनी इवेंट ई पी प्लस ई पी ई नॉट 1 वेयर ई बार स्टैंड ई नॉट, मतलब यहाँ पर बार लगा है ई के ऊपर, ये ई नॉट ई को डेनोट करता, मतलब ई नहीं को दर्शाता है। ई एंड ई बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब किसी भी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1 होता है, जहाँ ई बार घटना ई नहीं को व्यक्त करती है, ई और ई बार पूरक घटनाएं कहलाती हैं। तो बच्चों ये जो है मैंने आपको पहले भी मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने जब ये चैप्टर कराया था तब आपको मतलब डिटेल में थोड़ा समझाया था, तो अभी मैंने मतलब आपको थोड़ा फास्ट समझा दिया ये 2-3 चैप्टर। तो बच्चों इतना ही बेसिक है, यदि आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं और चैप्टर मतलब क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन करेंगे उनमें जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं पूरा फुल मतलब बेसिक है, कंप्लीट बेसिक। इस एक्सरसाइज मतलब पूरे चैप्टर ऑल चैप्टर्स का मतलब क्लास 10th में इतना ही है। तो जो आपने करा है तो बच्चों आप यदि इनको करते हैं 2-3 बार आप पढ़िएगा, एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव वगैरह आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दूसरा अपने दोस्तों को बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा मुझे उम्मीद है, और पूरे मन से आप तैयारी करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।